अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज जो है वो सेकेंड वीडियो है जून NLE 27 जो मॉर्निंग शिफ्ट के MCQs हैं उसकी पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक MCQs डिस्कस किए थे। इसमें हम 51 से लेकर 82 तक MCQs हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो 51 नंबर MCQs है वो क्या है, उसमें कहता है कि स्मॉल मिड लाइन टोराई है प्लस बायलेटरल फ्री एंड सैडल स्पेस है, कनेक्टर ऑफ चॉइस कौन सा होगा। अब बात इस तरह है कि जो मैक्सिलरी मेजर कनेक्टर है उसमें जो कैनेडी क्लास 1 और क्लास 2 की अगर हम बात करें, कैनेडी क्लास 1 में बायलेटरल इडेंजुलर स्पेस है पोस्टीरियर टू नेचुरल टीथ, और कैनेडी क्लास 2 में यूनिलेटरल इडेंजुलर स्पेस है पोस्टीरियर टू नेचुरल टीथ। अब जो सबसे पहले अगर हम कैनेडी क्लास 2 की बात करें, जो यूनिलेटरल इडेंजुलर स्पेस है वहाँ पर हम इंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल बार देते हैं जिसके विड्थ 8 mm से कम हो, और अगर वहाँ पे मिड लाइन स्मॉल टोराई हो तो वहाँ पर इंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल बार हम देते हैं। लेकिन अगर बायलेटरल इडेंजुलर स्पेस हो, मतलब कैनेडी क्लास 1 हो, पोस्टीरियर टू नेचुरल टीथ, तो स्ट्रेसेस ज़्यादा लगते हैं। तो अब जो हमें मेजर कनेक्टर चाहिए उसकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, वो है इंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप। अब इंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप, अब स्ट्रैप और बार में फ़र्क है कि बार की विड्थ 8 mm से कम है, स्ट्रैप की ज़्यादा है, तो हमें इंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप चाहिए। लेकिन अगर मिड लाइन स्मॉल टोराई हो तो यहाँ पे वही कंडीशन बनता है, स्मॉल मिड लाइन टोराई है प्लस बायलेटरल फ्री एंड सैडल स्पेस है, कनेक्टर ऑफ चॉइस क्या होगा, इंटीरियर पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप होगा। और ये जो मेरा रैपिड रिवीजन कोर्स मैंने बनाया है रिमूवल पार्शियल डेंचर का, वहाँ अगर आपने वीडियो देखी है तो वहाँ मैंने ये सब कुछ समझाया है, तो आपको समझ आएगा। दूसरा हमारे साथ जो क्वेश्चन है 52 नंबर पर, वो पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। अब करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो MCQs दिया है इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये MCQs दिया कहाँ से है। आमतौर पर इस तरह होता है कि जो ये MCQs दिया है पेजेज ऑफ पेरियोडोंटल थेरेपी। अब जो पेरियोडोंटल थेरेपी है पेरियो में, उसके हमारे साथ 5 पेजेज है। पेज 0 इसके आखिर में एक MCQs भी हैं, वहाँ पे भी इस पेजेस को हम दोबारा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम पेजेस समझेंगे, फिर MCQs की तरफ आएंगे। अब पेजेस पेरियोडोंटल थेरेपी की हमारे साथ है 5। एक है पेज 0, एक है पेज 1, एक है पेज 2, एक है 3, एक है 4, यानी 0 से लेकर 1 2 3 4। अब होता क्या है, अब ये जो सीक्वेंस है ये सेम फॉलो नहीं होता है, इसमें चेंजेस क्या पे आते हैं। सबसे पहले पेज 0, फिर पेज 1, उसके बाद पेज 2 की जगह पे 3 पहले आता है, फिर 2, फिर 4, यानी 2 की जगह पे 3 आएगा। ठीक है। अब पेज 0 क्या कहते हैं, इमरजेंसी पेज, या उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी पेज। उसमें आपने सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है, और उसमें आपने पेशेंट को जो ट्रीटमेंट की, जो उसकी डिजीज़ की काज है वो बताना है। ठीक है, ताकि वो उनको छोड़े। ठीक है, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन आपने देना है। सही है। तो अब जो पेज 0 है, जो इमरजेंसी पेज है, उसमें आपने कौन सी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट आया, उसको पेरियोडोंटल अब्सेस है, ठीक है, या उसका ऐसा टूथ है जो बिल्कुल अब निकलने वाला है, हिल रहा है, तो वो टूथ आपने निकालना है, और आपने जो पेरियोडोंटल अब्सेस है उसको ट्रीट करना है, और आपने पेशेंट को ओरल हाइजीन की इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, और जिसकी वजह से उसका पेरियोडोंटल डिजीज़ हुआ है उसको सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर के बताना है कि भाई ये इस चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। ये है पेज 0 प्रिलिमिनरी पेज। ठीक है, ये उसके थे इमरजेंसी पेज। अब हम आते हैं पेज 1। पेज 1 जो है वो है नॉन सर्जिकल पेज, इसमें आपने कोई सर्जरी नहीं करनी है, तो इसमें क्या करना है, स्केलिंग और रूट प्लानिंग करना है। ये पेज 2, ये है पेज 1, सॉरी 0 और पेज 1। पेज 1 हुआ नॉन सर्जिकल। अब आपने जाना है 1 के बाद डायरेक्ट 3 पे। 3 है वो है रिस्टोरेटिव पेज, आपने कोई फिलिंग करनी है। ठीक है, कोई
RCT करनी है वो सब किस में करना है, फेज 3 में करना है। ठीक है, ये हुआ रिस्टोरेटिव फेज। अब आपने 3 के बाद आपने डायरेक्ट 2 पे आना है। 3 के बाद 2 है सर्जिकल फेज। उसमें आपने कोई जिंजरवेक्टोमी करनी है, कोई भी प्रोसीजर करनी है, वो आपने फेज 2 में करना है 3 के बाद। नेक्स्ट है फेज 4। फेज 4 है मेंटेनेंस फेज। उसमें आपने रिकॉल पे पेशेंट बुलाना है, बार बार देखना है। तो फेज 0 इमरजेंसी, फेज 1 नॉन सर्जिकल, फेज 3 रिस्टोरेटिव और फेज 4 फेज 3 के बाद फेज 2 सर्जिकल और फेज 4 मेंटेनेंस। अब यहाँ पे हम समझते हैं MCQ को। अब यहाँ पे जो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन, दूसरा है स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग, तीसरा है केरियस रिस्टोरेशन। और ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन, दूसरा है केरियस रिस्टोरेशन और चौथा है स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग। अब इसमें कौन सा सही है? पहला वाला सही है। क्यों? सबसे पहले हम दूसरे पे आते हैं, फिर पहला समझेंगे। अब दूसरे पे क्या है? सबसे पहला पेज तो दोनों में सही है, पहले और दूसरे में। वो है इमरजेंसी पेज, पेज 0 या प्रिलिमिनरी पेज, और वो है ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन जिसमें हम देते हैं, जिसमें कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम करते हैं, वो जो काजेज़ है उसको हम पेशेंट को बताते हैं। ठीक है, ये तो दोनों में सेम है। अब दूसरे नंबर पर फेज 0 के बाद कौन सा पेज आता है? पेजेस है फेज 1 नॉन सर्जिकल। अब जो पहला ऑप्शन है उसमें दूसरा कौन सा है? पेज 1 है 0 के बाद स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग। लेकिन दूसरे में उन्होंने डायरेक्ट पेज 1 के बाद डायरेक्ट 3 दिया है, उन्होंने पेज 0 के बाद डायरेक्ट पेज 3 दिया है। तो पेज 0 दोनों में सेम है। अब पहले ऑप्शन में दूसरे नंबर पर पेज 1 आता है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन है उसमें पेज 0 के बाद पेज 3 डायरेक्ट लिखा है, तो ये तो करेक्ट ऑर्डर नहीं हुआ। और उन्होंने दूसरे ऑप्शन पे फिर 3 के बाद उन्होंने 1 लिखा है स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग। तो पहला ऑप्शन सही है जिसमें ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन पेज 0, फिर स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग पेज 1 जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, फिर उसके बाद केरियस रिस्टोरेशन जो है रिस्टोरेटिव मतलब पेज 3। तो पहला ऑप्शन है करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब हमारे साथ जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कम्युनिटी यूनिवर्सिटी में, मेरे वीडियो सीरीज़ में मैंने डिस्कस किया है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक है टर्शरी। प्राइमरी लेवल हमने क्या कहा कि वो लेवल है जिसमें हम डिजीज़ को होने ही नहीं देते हैं, ताकि डिजीज़ हो ही नहीं, वो है प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे हम फिर प्रेशर सिलेंडर अप्लाई करते हैं, ठीक है, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये है प्राइमरी पेज। सेकेंडरी पेज में हम क्या करते हैं? रिस्टोरेशन करते हैं। सेकेंडरी पेज में अब पेशेंट को डिजीज़ हुआ है, अब उसको आगे स्प्रेड को हम रोकते हैं, तो हम रिस्टोरेशन करते हैं। ठीक है, फिलिंग करते हैं, हम रिस्टोरेशन करते हैं, ये है सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में ये है कि डिजीज़ तो हुआ है, उसकी कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हुए, अब फर्दर कॉम्प्लिकेशन से हम रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूथ में पेरियोडोंटल एब्सेस हुआ है, अब हम जो है फर्दर वो बोन को इन्वॉल्व करें, सॉफ्ट टिश्यू को इन्वॉल्व कराएं, उसके स्पेसिस को, फेशियल स्पेसिस को इन्वॉल्व करें। आगे हमने रोकना है तो हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है, जो इन्फेक्टेड फल पे वो रिमूव करना है। तो यह है टर्शरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, फिलिंग वगैरह करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे साथ है मार्जुलिन अल्सर क्या है? मार्जुलिन अल्सर जो है ये एक स्किन कैंसर है, लेकिन है रेयर टाइप का। ये किसकी वजह से होता है? ये अगर कोई कंटामिनेटेड मतलब क्रोनिक वोंड हो जिसकी हीलिंग वगैरह सही नहीं हुई हो, या किसी जगह पे ट्रामा हुआ हो, या बर्न का जो अल्सर है वहाँ पर ये एक मैलिग्नेंट कंडीशन है, स्किन कैंसर है, उसकी वजह से होता है। ये है मार्जुलिन अल्सर, बर्न में होता है। नेक्स्ट हमारे साथ है वेरिकोस वेन। अब वेरिकोस वेन ये टॉर्शियस वाइडन वेन होते हैं जिसमें ब्लड जमा हो जाता है, जो आपके सुपरफिशियल जो स्किन एरिया है वहाँ पे ब्लूइश वेन दिखाई देते हैं, जिसे कहते हैं वेरिकोस वेन। नेक्स्ट हमारे साथ है एस्थमेटिक पेशेंट है, तो आपने ड्रग किस फॉर्म में देना है? एरोसोल, जो स्प्रे के फॉर्म में हम देते हैं, ठीक है, नेबुलाइजर वगैरह में एरोसोल की सूरत में देते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है, यानी हम यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो है एरोसोल, ठीक है। जो बाकी ऑप्शन है
वो तो अलग दिए हैं, यहाँ पे एरोसोल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे साथ है क्लास 2 डिवीज़न 2 क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एस्थमेटिक पेशेंट यू गिव ड्रग इन फॉर्म ऑफ, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एरोसोल स्प्रे आते हैं। ठीक है, एक आता है इनहेलर जो वो नेबुलाइजर से इनहेल करता है, लेकिन यहाँ पे एरोसोल स्प्रे, तो ऑप्शन में एरोसोल दिया है तो यही करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे साथ है क्लास 2 डिव 2, ये क्या है। ये क्लास 2 कंडीशन है जिसमें मिक्सिला आगे मैंडिबल पीछे, लेकिन इसमें फिर दो टाइप से, क्लास 2 डिवीज़न 1, क्लास 2 डिवीज़न 2। अब क्लास 2 डिवीज़न 1 में क्या होता है, मिक्सिला तो आगे है लेकिन जो मिक्सिलरी इंसाइजर है वो भी आगे है, ये डिवीज़न 1। क्लास 2 डिवीज़न 2 में ये होता है कि मिक्सिला तो आगे है लेकिन जो मिक्सिलरी इंसाइजर है वो पीछे है, लिंगुअली है, ये क्लास 2 डिवीज़न 2। नेक्स्ट हमारे साथ ही एंजियोएडिमा। अब एंजियोएडिमा में क्या होता है, ये सब क्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन होती है जिसमें आई के इर्द गिर्द होती है, फेस में होती है, और ये पेशेंट को किस वजह से होती है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है। मतलब वो पेशेंट किसी ड्रग को एलर्जिक या किसी फूड को एलर्जिक है और ये बार बार पेशेंट को होता है। ठीक है, और अगर ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करे तो डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। यह है एंजियोएडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट का चेस्ट में जो है वो पेन है और लेफ्ट आर्म की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये नाइट्रेट या ऑक्सीजन से पेन रिलीव नहीं हो रहा है, अब ब्रीथिंग में भी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो कौन से ड्रग देंगे। अब सिंपल बात ऐसा है, याद रखना, एक हमारे साथ जो है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, एक है एंजाइना, इन दोनों के एक जैसे सिम्टम्स हैं। आपके पास अगर पेशेंट आ जाए, आपने उसका चेस्ट में पेन है और उसका लेफ्ट आर्म की तरफ पेन रेडिएट करा है, आपने उसको नाइट्रोग्लिसरीन देना है। ठीक है, नाइट्रेट्स या ऑक्सीजन आपने अगर वो दिया, अगर उसकी वजह से उसका पेन वगैरह रिलीफ हुआ, वो सही हुआ, तो ये एंजाइना है। अगर उससे रिलीव नहीं हुआ तो मतलब ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। फिर आपने उसको जो ड्रग देना है वो आपने एस्प्रिन देना है, और दूसरा यहाँ पे जो पेन रिलीव नहीं हो रहा है नाइट्रेट ऑक्सीजन से, वहाँ पे आपने अक्वायर्ड एनाल्जेसिक देना है जो है डायामॉर्फिन। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हमारे साथ है फर्केशन क्लासिफिकेशन 2 ट्रीटमेंट। अब जो फर्केशन एरिया जो इन्वॉल्व है टूथ की, जहाँ टूथ के रूट्स डिवाइड होते हैं, तो वो फर्केशन क्लास 2 का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, उसमें सबसे पहले आपने स्केलिंग और रूट प्लानिंग करना है। फिर आपने वहाँ जिंजावल पॉकेट की एलिमिनेशन करना है ताकि वहाँ तक हम फर्केशन एरिया तक पहुँचे और वहाँ वो एरिया हम क्लीन करें। उसके बाद आपने GTR करना है, गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है यंग चिल्ड्रन को एक्सीडेंट हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही है वो ये है कि उसकी जो इंटीरियर मैक्सिलरी प्रोक्लाइन थे, ठीक है, उसकी वजह से उसके मेनली जो लिप है, अपर लिप है, उसको ट्रामा हो जाता है, और उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अपर लिप के ट्रामा की, क्योंकि प्रोक्लाइन टीथ की वजह से। नेक्स्ट है ट्रामा टू पैलेट। पेशेंट का पैलेट को ट्रामा हुआ है तो ये ट्रामाटिक बाइट कहलाएगा या ये डीप बाइट कहलाएगा। ये डीप बाइट कहलाएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि डीप बाइट में क्या होता है, पेशेंट के जो मैक्सिलरी टीथ है और अपर और लोअर के साथ वो ज़्यादा वर्टिकल डायमेंशन में वो ज़्यादा नीचे आते हैं, जिसकी वजह से लोअर इंसाइजर ऊपर जाके जो पैलेट जो है उसका जो जिंजावल मार्जिन है पैलेट का, उस एरिया को ट्रामाटाइज कर देता है, तो इसे कहते हैं डीप बाइट। नेक्स्ट हमारे साथ है मिलर जिंजावल रिसेशन क्लासिफिकेशन क्लास 2। अब जो मिलर ने जिंजावल रिसेशन क्लासिफिकेशन दिए वो 4 टाइप्स है, 1 2 3 4। अब उसने 1 में ये बताया है कि जिंजावल रिसेशन हुआ है, लेकिन जहाँ हमारा जिंजावा हमारा म्यूकोसा के साथ ची के साथ मिलता है, जिसे कहते हैं म्यूकोबकल फोल्ड, वो जिंजावल रिसेशन हुआ है लेकिन म्यूकोबकल फोल्ड तक नहीं गया है, ये टाइप 1। टाइप 2 में जिंजावल रिसेशन हुआ है, म्यूकोबकल फोल्ड तक भी गया है, लेकिन पेरोडोंटल यानी पेरोडोंशियम इन्वॉल्व नहीं है, मतलब उसकी जो बोन है और पीडियल है उसकी लॉस नहीं हुई है। ठीक है, ये है 2। और टाइप 3 में जो है वो जिंजावल रिसेशन है, म्यूकोबकल फोल्ड भी इन्वॉल्व है, और
पेरियोडोंटल टिश्यू भी लॉस हुआ है, और मतलब टाइप 3 में। और टाइप 4 में जो है वो जिंजावल रिसेशन है, म्यूकोबकल फोल्ड को भी इन्वॉल्व किया है, और सीवियर पेरियोडोंटल लॉस है। तो यहाँ पर मिलर जिंजावल रिसेशन क्लासिफिकेशन क्लास 2 में क्या आता है कि इसमें म्यूकोबकल फोल्ड तो इन्वॉल्व है, जिंजावल रिसेशन है, लेकिन पेरियोडोंटल लॉस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर हैज़ क्लेफ्ट लिप, उसको माँ को क्लेफ्ट लिप है, और उसने डॉक्टर से पूछा क्यों उसको बच्चे को भी क्लेफ्ट है, क्योंकि ऑप्शन क्या है, हेरिडिटरी। क्योंकि ये जैसा हमने कहा कि जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ है, जैसे कि अफ्रीका है, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, इसमें जो डिफरेंट कौमें रहते हैं, उसमें डिफरेंट जो है वो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट जो है वो जो है पाया जाता है। जैसे कि मंगोलियंस में अलग है, ठीक है। इस तरह मतलब हर जगह पे ये हेरिडिटरी है, डिफरेंट कौमों में किसी में ज़्यादा किसी में कम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है तो ये हेरिडिटरी इसका आंसर है, क्योंकि ये माँ बाप से बच्चों में जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है एक्सटर्नल लाइन एंगल। अब लाइन एंगल क्या है, पॉइंट एंगल क्या है। जहाँ टूथ के 2 सरफेसेस मिलते हैं लाइन एंगल, 3 मिलते हैं पॉइंट एंगल। अब लाइन एंगल एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल सरफेसेस 2 सरफेसेस टूथ को मिलते हैं, वहाँ पे जो लाइन एंगल बनता है, जिसका जो वहाँ पर जो लाइन एंगल बनता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल लाइन एंगल, मतलब आउटसाइड कैविटी हो। नेक्स्ट है विच पोस्ट इज़ बेटर। अब पोस्ट एंड कोर में कौन सा पोस्ट बेटर है। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि पोस्ट का क्या समझा जाता है, कि पोस्ट पहले समझा जाता था कि ये टूथ को स्ट्रांग करता है, लेकिन ये टूथ को वीक करता है, क्योंकि इसके लिए आपने टूथ को आपने जी बर्थ से रिमूव करना है, वहाँ स्पेस पोस्ट के लिए बनाना है, तो ये टूथ को वीक करता है, लेकिन ये ऊपर जो कोर है उसको सपोर्ट करता है, लेकिन टूथ को स्ट्रांग नहीं करता है, वीक करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पोस्ट बेटर है। अब इसमें जो कुछ लोगों के जहन में आएगा कि थ्रेडेड बेटर है, कुछ के जहन में आएगा कि टेपर बेटर है, कुछ के जहन में आएगा सेरेटेड बेटर है, लेकिन पैरेलल बेटर है। उसकी वजह यह है कि थ्रेडेड और सेरेटेड में हम यह करते हैं कि वहाँ पर हम पोस्ट स्पेस टूथ में कम बनाते हैं, और जो विड्थ होता है पोस्ट से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपने टाइट करना है, घुमाना है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेसेस डालेगा, जिसकी वजह से टूथ के फ्रैक्चर की चांसेस ज़्यादा है। और जो टेपर है, जब आपने टेपर बनाना है तो उसके लिए आपने टूथ की ज़्यादा रिमूव करना है, लेकिन जो पैरेलल है उसके लिए टूथ रिमूवल कम है, इसलिए जो बेस्ट है वो है पैरेलल। नेक्स्ट हमारे साथ है एचिंग। जो आपने सिरेमिक से करना है, वो आपने अगर सिरेमिक हो वहाँ पे एचिंग आपने करना है तो आपने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से करना है। नेक्स्ट है मार्बल लाइक अपीयरेंस, ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में होता है। नेक्स्ट है कॉपर टिन हम किस में ऐड करते हैं, गोल्ड एलॉय में या मेटल सिरेमिक में। ये हम मेटल सिरेमिक में ऐड करते हैं। क्यों? इस प्रोसेस को ग्रेजिंग कहते हैं। उसमें हम यह करते हैं कि मेटल और सेरामिक को जब आपने एक साथ मिलाना है तो उसके लिए आपने कॉपर और टिन ऐड करना है। वो कॉपर और टिन ही वहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस वगैरह लाएंगे, जिसकी वजह से मेटल और सेरामिक एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो आपने कॉपर और टिन मेटल सेरामिक में ऐड करना है, जब हम इनको एक दूसरे के साथ मिलाएंगे वहाँ पे ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है पार्शियल पल्पोटोमी। पार्शियल पल्पोटोमी में हम सिर्फ क्या करते हैं, जो कोरोनल पल्प हॉर्न है वो रिमूव करते हैं। कंप्लीट पल्पोटोमी में हम पूरा कोरोनल पल्प रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है अफेक्टेड डेंटिन। अब एक इन्फेक्टेड डेंटिन जहाँ इन्फेक्शन है, एक अफेक्टेड डेंटिन जिसको हम रिमूव नहीं करते हैं, तो उसका जो कलर है वो है ब्राउनिश कलर, वहाँ पे ब्राउन कलर रह जाता है, ब्राउनिश कलर लिफ्ट। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थीसिया का जो मोड ऑफ एक्शन है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, ठीक है। जो लिपिड बाइलियर है वहाँ से डिफ्यूज़ होकर अंदर सोडियम चैनल के जो गेट है वहाँ पे, इनर गेट है, वहाँ पे जाके उसको ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट है फटीग लिमिट और फटीग लाइफ क्या है। फटीग लिमिट जो है एक मटेरियल की वो लिमिट है जिस के बाद मटेरियल फ्रैक्चर होना स्टार्ट करेगा। एक फटीग लाइफ क्या है कि स्ट्रेस जो अप्लाई हुआ एक मटेरियल पे कितने देर तक उसने उसको बर्दाश्त किया विदाउट फ्रैक्चर, ये है फटीग लाइफ।
नेक्स्ट है माइक्रोफील्ड हाइब्रिड कंपोजिट। अब क्या होता है, एक हमारे साथ माइक्रोफील्ड कंपोजिट एक हाइब्रिड है। अब जो हाइब्रिड में हम मैक्रो और माइक्रो को मिलाते हैं, लेकिन माइक्रोफील्ड जो है इसका फाइन पार्टिकल साइज है, ठीक है। अब मैक्रोफील्ड और माइक्रोफील्ड में क्या फ़र्क है, मैक्रोफील्ड में पार्टिकल साइज ज़्यादा है, उसका ये फ़ायदा है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, वो हम उसकी पॉलिशिंग सही पर नहीं होती है, एस्थेटिक अच्छी नहीं है, तो हम पोस्टीरियर रीजन में यूज़ करते हैं, स्ट्रेसिस एरिया में। लेकिन जो माइक्रोफील्ड है वो हम इंटीरियर में यूज़ करते हैं, इसकी पॉलिशिंग अच्छी है, इसकी स्मूथ सरफेस आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ माइक्रोफील्ड हाइब्रिड जो यहाँ पे दिया है, तो माइक्रोफील्ड लिया हुआ और हाइब्रिड जो है वो दोनों का कम्बिनेशन है, ठीक है। एक नया टाइप अभी आया है, वो है माइक्रो हाइब्रिड। माइक्रो हाइब्रिड में हम दोनों को मिला करके स्मॉल और पार्टिकल साइज और लार्ज को, ताकि हमें एस्थेटिक भी आ जाए, स्ट्रेंथ भी आ जाए। नेक्स्ट हमारे साथ है पॉलिशिंग विद विच डिस्क एंड स्टोन। अब कंपोजिट की पॉलिशिंग हम किस डिस्क और स्टोन से करेंगे। डिस्क में एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिस्क आता है और स्टोन में वाइट कंपोजिट स्टोन आते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है आनले का ऑप्शन आया है। अब इनले और आनले में क्या फ़र्क है, इनले वो इनडायरेक्ट टूथ रिस्टोरेशन है, जो इनले जो बिटवीन कस्प का जो एरिया है, फॉर एग्जाम्पल बक्कल और लिंगुअल कस्प है, उसके दरमियान जो एरिया है वहाँ पे जो रिस्टोरेशन आता है उसके कहते हैं इनले। जो कस्प के ऊपर आता है वो है आनले। तो यहाँ पे बताया कि आनले इन्वॉल्व टू कस्प, मतलब कस्प के ऊपर आया। नेक्स्ट है पिन इंसर्टेड इनटू डेंटिन ओनली या एनामल डेंटिन। अब जो पिन रिटेन रिस्टोरेशन है, वहाँ पर हम पिन कब ज़रूरत होती है, जब ग्रॉसी कैरियस्ट, तो मतलब एनामल नहीं है, डेंटिन भी रिमूव हुआ है, जैसे कि कम्प्लेक्स अमलगम रिस्टोरेशन, तो वहाँ पे जो पिन है वो हम डेंटिन में प्लेस करते हैं, एनामल में प्लेस नहीं करते, क्योंकि उस टूथ में तो एनामल है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है बेस विड्थ। अब जो बेस हम यूज़ करते हैं रिस्टोरेशन के नीचे, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए बेस की, उसकी मेनली हम 1 mm विड्थ हम रखते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है डिस्टेंस बिटवीन कैरीज एंड डेंटिन विथ एक्सेप्टेबल। यानी यहाँ पे जो है वो रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस, ठीक है, RDT रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस का ये MCQs है। रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस RDT जो आपने देखना है बुक में, ठीक है। उसमें ये है कि अगर मतलब 2 mm से कम हो तो आपने क्या अप्लाई करना है, यानी 2 mm से ज़्यादा हो तो आपने, मतलब आपके साथ डेंटिन थिकनेस हो तो आपने क्या अप्लाई करना है, 2 mm से कम हो क्या अप्लाई करना है, जिसमें वो वार्निश है, लाइनर है, बेस है, ठीक है। तो ये आप वहाँ से टेबल आप जो है वो ऑपरेटिव की बुक से देख सकते हैं, RDT रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस वहाँ से। नेक्स्ट है बकल स्पेस इन्फेक्शन। अब जो बकल स्पेस इन्फेक्शन है उसके लिए हमारे साथ जो है बकल स्पेस इन्फेक्शन, जो बकल स्पेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो हमारे साथ ये प्राइमरी स्पेस इन्फेक्शन है, जो मैक्सिला में भी होता है, मैंडिबल में भी होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे टीथ ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन है वहाँ से ये आता है, ठीक है। तो प्राइमरी स्पेस इन्फेक्शन वो है, यानी जो बकल स्पेस इन्फेक्शन है ये प्राइमरी है। प्राइमरी वो है जो डायरेक्ट टूथ से इन्फेक्शन आ गई, इन्वॉल्व किया। एक सेकेंडरी स्पेस इन्फेक्शन वो है जो प्राइमरी स्पेस की वजह से हो जाए। तो बकल स्पेस इन्फेक्शन प्राइमरी है और ये मैक्सिला और मैंडिबल दोनों में होता है, और इसके लिए मैंने वीडियो भी अपलोड की है, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी सीरीज़ में, आप वहाँ से देख सकते हैं इसकी बाउंड्री सब कुछ। नेक्स्ट है गत्ता पर का साइनस ट्रैक्ट डन हाउ डू यू प्लेस GP। अब वेयर डू यू प्लेस GP, अब क्वेश्चन यहाँ पर उसने पूछा है। आमतौर पर ये होता है जब साइनस ट्रैक्ट बनता है, जब हमारा पेरोडोंटल अब्सेस बनता है, हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो स्किन से बाहर आकर साइनस ट्रैक्ट बना देता है, ठीक है। अब वहाँ पर आपने क्या करना है, अब साइनस ट्रैक्ट, पेशेंट आया, साइनस ट्रैक्ट बना हुआ है, अब हमें क्या पता कि कौन सा टूथ इन्वॉल्व है। अब हम क्या करते हैं, वहाँ से हम GP उस साइनस ट्रैक्ट के अंदर रखते हैं, फिर हम रेडियोग्राफ लेते हैं,
फिर हमें पता चलता है कि ये जिस टीथ की तरफ जीपी जा रहा है वही टीथ से ये एब्सेस ओरिजिनेट हुआ है, ये वहाँ से। तो गथा पर्चा साइनस ट्रैक डन, वेयर डू यू प्लेस जीपी, साइनस ट्रैक के अंदर प्लेस करके रेडियोग्राफ लेना है। नेक्स्ट हमारे साथ है पल्पेक्टोमी। पल्पेक्टोमी में हम कंप्लीट रिमूवल ऑफ पल्प करते हैं, और ये हम उस वक्त करते हैं आमतौर पर हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। अगर 2 mm डेंटिन मौजूद हो पल्प के ऊपर तो हम इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अगर पिन पॉइंट एक्सपोजर हो लेकिन ब्लीडिंग कंट्रोल हो तो हम डायरेक्ट पल्प कैपिंग करेंगे। उसके बाद अगर ब्लीडिंग अनकंट्रोल हो, थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर हो, तो हम जो है पार्शल पल्पोटोमी करेंगे। अगर उससे सिर्फ जो पल्प और वो रिमूव करते हैं, अगर उससे भी ना हो फिर भी पेन हो जो है चाइल्ड पेशेंट को, तो फिर हम कंप्लीट पल्पोटोमी करते हैं, पूरा पल्प चेम्बर का जो पल्प है रिमूव करते हैं। लेकिन अगर रेडिकुलर पल्प में इन्फेक्शन ना हो, अगर रेडिकुलर पल्प भी इन्वॉल्व है रूट का, तो फिर हम पल्पेक्टोमी करेंगे, कंप्लीट रिमूव करेंगे और वहाँ जिंक ऑक्साइड यूजोनोल की फिलिंग करेंगे। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। अब इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्या होता है, एक है रिवर्सिबल पल्पाइटिस, एक ही रिवर्सिबल पल्पाइटिस। अब रिवर्सिबल पल्पाइटिस क्या होता है, रिवर्सिबल पल्पाइटिस में ये कि पल्प की इन्फ्लेमेशन हुई, ठीक है, लेकिन हम वहाँ फिलिंग करते हैं, जो खास है वो रिमूव करते हैं जिसकी वजह से पल्प की इन्फ्लेमेशन हुई, कैरीज वगैरह, तो वापस पल्प सही हो जाता है। इरिवर्सिबल में दोबारा सही नहीं होता। और सिम्टम्स क्या है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के, रिवर्सिबल पल्पाइटिस में पेन सिर्फ जब आपने एटियोलॉजिकल फैक्टर अप्लाई किया, कोल्ड या हीट, तो पेन होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, पेन सेकेंड्स में होता है, ठीक है। लेकिन जो इरिवर्सिबल है उसमें पेन लगातार पेन होता है, कंटिन्यूस घंटों तक होता है, बाज़ औक़ात पेशेंट पूरे रात सो नहीं सकता है, ठीक है। और जब पेशेंट लेटता है तो उसको पेन ज़्यादा होता है, वह ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और इसमें आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है। तो ये हमारे साथ आज की जो वीडियो हुई। अब इसमें नेक्स्ट हमारे साथ इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के बाद नेक्स्ट हमारे साथ है 2 MCQs हम और भी इसमें एक्स्ट्रा देखेंगे। एक है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, इसको नग भी कहते हैं, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। अब इसको अनग क्यों कहते हैं, इसका क्रोनिक फॉर्म नहीं है, एक्यूट फॉर्म है, इसलिए इसे कहते हैं एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारा जो मार्जिनल जिंजावा है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और वहाँ पर एक वाइट स्यूडो मेम्ब्रेन बच जाता है, ठीक है, जो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है। तो फिर आपने सबसे पहले इसको कम्प्लीटली आपने जो स्यूडो मेम्ब्रेन है उसको रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको एंटीबायोटिक्स एमोक्सिल और फ्लेजल वगैरह देना है। और इसमें जो है जो जिंजावल मार्जिन इन्वॉल्व होते हैं उसके ऊपर एक हाइपरेमिया भी मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे साथ है पेरोडोंटल थेरेपी पेजेस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, जो हमारे साथ 0.0 इमरजेंसी या प्रिलिमिनरी पेज है। दूसरा हमारे साथ फेज 1 नॉन सर्जिकल पेज है, फिर पेज 3 रिस्टोरेटिव पेज है, फिर पेज 2 सर्जिकल पेज है, फिर पेज 4 मेंटेनेंस पेज है। तो ये हमारे साथ यहाँ तक हम एक्सक्यूज हुए। अब जो पार्ट 1 है उसमें 2 मिस्टेक मैंने की है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। पहले मिस्टेक मैंने ये की है कि MCQs वहाँ पे मैंने क्वेश्चन को सही तौर पर रीड नहीं किया, थोड़ा जल्दी में उसको पढ़ा। वो ये है कि वहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फ्लोराइड की जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है वो आल है एक्सेप्ट, वहाँ पे है स्टिप स्पाइन। अब स्टिप स्पाइन में क्या होता है, जो हमारा स्पाइन है वहाँ पर जो फ्लोराइड की ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से जो लिगामेंट है वो थिक होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ क्लिस्पिकेशन वगैरह होता है, तो वो क्रोनिक कंडीशन है। जबकि कोमा तो जो हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन में होता है या फ्लोराइड टॉक्सिसिटी में होता है वो एक्यूट कंडीशन है। तो वहाँ पे बताया है कि आल एक्सेप्ट, तमाम एक्यूट कंडीशन है एक्सेप्ट, तो मैंने एक्सेप्ट को मिस किया था। मैंने कहा कि फ्लोराइड की जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है वो कोमा है, तो इसका आंसर कोमा मैंने बताया था, वो भी मैंने सही बताया, लेकिन मैंने एक्सेप्ट को नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर एक्सेप्ट करो तो फिर ये स्टिप स्पाइन बनता है। दूसरा जो गलती मैंने की पार्ट 1 में वो ये है कि मैंने माइनर अब्सस अल्सर
कि सेंटीमीटर और mm में मैंने गलती की थी। जो माइनर अब्तस अल्सर है उसका वो जो उसमें जो मल्टीपल अल्सर बनते हैं उसकी जो डायमीटर है या साइज़ है वो 8 वो जो है वो 10 mm से कम है माइनर अब्तस अल्सर में। मैंने सेंटीमीटर बताया था, जबकि मेजर अब्तस अल्सर में 10 mm से ज़्यादा है। ठीक है, तो वो सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारे साथ पार्ट 2 वीडियो भी हुआ। नेक्स्ट पार्ट 3 में आज ही मैं पार्ट 3 भी अपलोड करूँगा, तो इंशाल्लाह उसमें जो रिमेनिंग MCQs है वो हम देखेंगे। तो आज हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा जो सीरीज़ है पास्ट पेपर्स की NLE की, वो मार्च की भी 26, 27, उसके बाद 28, 29 उसकी मैंने तकरीबन 5-6 से MCQs वो अपलोड किए हैं। ठीक है, और इस जो जून अटैम्प्ट है उसकी मॉर्निंग शिफ्ट की ये जो है पार्ट 2 है। इस तरह पार्ट 3 पार्ट 4 भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को NLE के लिहाज से कोई भी आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर 518 से ज़्यादा वीडियो है जिसमें रिपीट रिवीजन कोर्सेज आपको रिमूवल पार्शियल डेंचर, फिक्स पार्शियल डेंचर, कंप्लीट डेंचर, पेरियो, ओरल मेडिसन, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, डेंटल मटेरियल, फार्मा, जनरल मेडिसन, जनरल सर्जरी, ये सब आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेंगे। और इसके अलावा NLE की तैयारी कैसे करनी है उसकी भी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।